अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रेड सी की सिचुएशन के हवाले से। और इस दौरान पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, लेकिन ये फ़ैसला सोशल मीडिया पर कोई अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया। उसकी वजह कुछ यूँ है कि इससे पहले मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे कोई अक्लमंद किस्म के लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया। प्रोपेगेंडा कुछ यूँ था कि पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो नेवल तुगरुल क्लास फ्रिगेट डिप्लॉय की है रेड सी में, वो बुनियादी तौर पर यमन के हाउसी फाइटर से लड़ने के लिए और अमेरिका और इसराइल की मदद के लिए भेजी गई है। तो वो प्रोपेगेंडा अब उसका भांडा फूट चुका है। इस वीडियो में तमाम हम सबूतों के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो बताता चलूं कि जब फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो इनिशियल एक सीज़ फायर हुआ, वो सीज़ फायर ख़त्म होता है दिसंबर के शुरू से। तो उस वक्त दोबारा से पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये हालात ख़राब होते हैं तो यमन में मौजूद अंसारुल्लाह, जिन्हें हाउसीज़ कहा जाता है, वो भी हमले शुरू कर देते हैं इसराइल पर और रेड सी में मौजूद जो अमेरिकन शिप्स थी उन पर। और अभी तक यानी कि 19 दिसंबर तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत सी जो कार्गो शिप्स हैं जो इसराइल की तरफ जा रही थी, उन पर अंसारुल्लाह ने सक्सेसफुल हमले किए हैं और हाउसीज़ ने उन्हें कामयाबी के साथ आइदर डिस्ट्रॉय किया है या उन्हें सीज कर लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है। और अमेरिकन नेवी कुछ भी नहीं कर सकी। तमाम चीज़ें देखता है अमेरिका, तो अमेरिका ये एक इनिशिएटिव लेता है कि हम रेड सी में एक बाकायदा जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे, यानी कि दुनिया की जो मुख्तलिफ नेवीज़ हैं उनको कहेंगे कि अपनी जो बैटल शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो हमारी इस ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी के अंदर दें। हम मिलकर यमनी हाउसी फाइटर्स के खिलाफ लड़ेंगे। इसी दौरान पाकिस्तान भी 1 दिसंबर को ये ऐलान करता है कि पाकिस्तान नेवी अपनी सी लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ चाइनीज़ या ईरानी या मलेशियन पाकिस्तानी जो माल बरदार जहाज़ आते हैं समुंदर के थ्रू, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान नेवी अपनी तुगरुल क्लास फ्रिगेट को भेजेगी रेड सी में, जिसे गल्फ ऑफ अदन खास तौर पर कहा जाता है। अब इसको लेकर उसी दौरान पाकिस्तान के अंदर बहुत से, जो अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ सियासी जमात के लोग थे, कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तो इसराइल की मदद के लिए वहाँ जा रहा है, पाकिस्तान तो यमन के खिलाफ वहाँ जा रहा है। तो बहुत मुल्क में मिसकंसेप्शंस फैलाई गई। अब जाहिर बात है उससे हेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि 1 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी ने अपनी उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये वाजे कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी सी लाइन्स को प्रोटेक्ट करने जाएगा, पाकिस्तान इसके अलावा किसी भी दूसरे मिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। तो चीज़ें वहीं क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान में लॉजिक को ज़रा कम ही माना जाता है और जो जज्बाती बातें होती हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो 15 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी की तरफ से ऑफिशियल एक पीआर वीडियो आती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि पाकिस्तान नेवी की तुगरुल क्लास फ्रिगेट इस वक्त ओमान में मौजूद है, ओमान के साहिल पे मौजूद है, जहां ये अपने मैरीटाइम मिशंस को सरंजाम दे रही है। अब ओमान का अगर आप यहाँ नक्शा देखें तो आपको वाज़े पता चलेगा कि पाकिस्तान ने अपने आप को उस यमनी साइड पर लाने के बजाय पीछे की तरफ, जहाँ ईरानी पानी लग जाते हैं, पाकिस्तान वहाँ ओमान की तरफ चला गया। यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को इस अमेरिका के इत्तेहाद से बिल्कुल दूर रखा है, क्योंकि आज तक ना तो यमन के हाउसीज़ ने पाकिस्तान का नुकसान किया है और ना ही पाकिस्तान को कोई इरादा है कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म की डिप्लॉयमेंट की जाए, क्योंकि ये अमेरिका या इसराइल का मसला हो सकता है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। और ना ही हमारे पास इतना फालतू वक्त है कि हम इसराइल और अमेरिका के यहाँ लांझे पूरे करते रहें। लेकिन मुल्क में एक ख़ास तबका ज़रूर मौजूद रहा जिसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया गलत खबरें फैलाने पर, और पूरे की पूरी मिसकंसेप्शन फैलाई गई, अवाम में नफरत भी एक लिहाज से फैलाई गई। अब 19 दिसंबर को अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयल ऑस्टन, उन्होंने ऐलान किया है कि 10 कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया है यमनी फाइटर्स के साथ लड़ने का। हाउसीज़ के खिलाफ उन्होंने एक पैक्ट बनाया जिसे ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी कहा जा रहा है। अब उसका हिस्सा अगर आप मुल्क देखें तो अमेरिका है, बरतानिया है, नेदरलैंड है, स्पेन है, फ्रांस है और इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं। इनमें कोई भी आपको मुसलमान कंट्री देखने को नहीं मिलेगा। जबकि इससे पहले गलत प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तान भी इस नेवल पैक्ट का हिस्सा होगा, उसके बाद तुर्की भी इस नेवल पैक्ट का हिस्सा होगा, सऊदी अरब और यूएई भी हिस्सा होंगे। हालांकि सऊदी अरब और यूएई के काफ़ी ज़्यादा इस वक्त करीबी ताल्लुकात चल रहे हैं इसराइल के साथ, लेकिन इन तमाम चीज़ों में उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। बिकॉज देखें, ये मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका का है और उनकी अना का है। इस वक्त जो हाउसीज़ हमला कर रहे हैं रेड सी में शिप्स पर, जो इसराइल की तरफ शिप जा रही हैं, वो इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि आप फ़लस्तीन में सीज़ फायर कर दें। वो एक बात कह रहे हैं, उन्होंने इससे अलावा कोई बात की ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस तमाम चीज़ को ज़ाती मकासद के लिए लोगों ने यूज़ किया, एक सियासी पार्टी ने और कुछ उसके अलावा जो नाम नहाद हमारे सहाफ़ी लोग हैं उन्होंने, ताकि उनकी कुछ रेटिंग बढ़ जाएगी
और अवाम में ज़ाहिरी बात है एक अपना नैरेटिव बना के नफरत फैलाई जाएगी। इन टॉपिक्स पर उस वक्त हमने अपने दोनों चैनल्स पर वीडियो बनाई थी, और ख़ास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात जो सेकंड चैनल है उस पर हमने वीडियो बनाई थी उसके प्रोपेगेंडा से रिलेटेड, उस वक्त जो मालूमात मौजूद थी उनके हवाले से। तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूं। सो आप लोग ज़रूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उससे आपको उस वक्त का पूरा सिनेरियो भी समझ में आ जाएगा। एंड हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ प्योरली जियोपॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उनको लेकर बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ एक और इन्फोग्राफिक शेयर करने वाला हूँ, बाकी सबूत तो मैंने आपको पहले दिखाए। ये इन्फोग्राफिक आप गौर से देखें तो यहाँ रेड सी में आपको सारी की सारी अमेरिकन फ्लैग शिप देखने को मिलेंगी, उसके अलावा रॉयल नेवी की शिप्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि यमन के खिलाफ डिप्लॉयड हैं। और इससे ज़रा नीचे की तरफ आ जाएं, गल्फ ऑफ अदन से मशरक की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ, तो वहां आपको इंडियन नेवी की आईएनएस त्रिशूल भी देखने को मिलेगी। यहां आपको कहीं भी पाकिस्तान नेवी की टुगरुल क्लास फ्रिगेड देखने को नहीं मिलेगी, जो कि इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी सी लाइन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की तरफ तजारती सामान आता है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो कि हमारी डॉक्ट्राइन के मुताबिक है, ना कि हम कोई इसराइल या अमरीका के किसी इत्तेहाद का हिस्सा हैं, और ना ही ये पाकिस्तान के मुफाद में है। अब ये वो तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई। अब इस वक्त जो ये 10 कंट्रीज़ का इत्तेहाद बनाया है अमेरिका ने, ये बुनियादी तौर पर किस लिए होगा जी कि हम हाउसी फाइटर्स के खिलाफ पूरे के पूरे रेड सी को सीज़ करेंगे। और रेड सी किन मुल्क की मलकियत में आता है? ये बुनियादी तौर पर मिस्र और सऊदी अरब की मलकियत में आता है। यहाँ तो इनकी नेवीज़ होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका की नेवी और अमेरिका के साथ जो बाकी मुल्कों की नेवी ज़बरदस्ती इस इलाके में घुसी हुई है, ये भी तो इन मुल्कों की सोवरेनिटी के खिलाफ ही है। अमेरिका ये कहता है कि उसकी सोवरेनिटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो अमेरिका खुद या जो बाकी ये जो नेटो की कंट्रीज़ इन दूसरे मुल्कों के पानियों में घुसी हुई हैं, ये उन मुल्कों की सोवरेनिटी के खिलाफ है, तो इस पर कोई इंटरनेशनल कवानीन लागू नहीं होते। और उसके बाद जो बहुत से इंडियन साइट्स पर भी ये गलत खबर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसराइल की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी शिप तो वहाँ कोई नहीं है। बहरहाल ये दोस्त इंडियन बता दें कि ये आईएनएस त्रिशूल वहाँ क्या कर रही है, क्योंकि इंडिया तो वैसे कहता है कि हम इस पूरे के पूरे मामले में न्यूट्रल हैं, हम ना इसराइल की साइड पर जाएंगे ना हम फ़लस्तीन की साइड पर जाएंगे, बल्कि हम इंसानियत के साथ हैं। तो आपकी आईएनएस त्रिशूल रेड सी में कौन सी इंसानियत फैला रही है? ये था पूरे का पूरा एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। और यहाँ एक सजेशन ये है या एक मेरी ज़ाती थॉट ये है कि जिन लोगों ने ये गलत खबर पाकिस्तान में फैलाई है, उनका ताल्लुक चाहे सहाफ़ियों से हो, जिससे मर्जी भी उसका ताल्लुक हो, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और फिर उन्हें जूत फेरना चाहिए, और फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किस बुनियाद पर ये झूठी खबरें फैलाई थीं, और किस बुनियाद पर आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई किसी दूसरे मुल्क की मदद के लिए जा रहा है। ये खबर गलत फैलाने का मकसद क्या था और उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।